Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Physio Shilpa. So we will start our new chapter in electrotherapy. So without any further delay, let's get into the video. We are starting our next chapter, that is heat therapy. इसके लिए भी मैंने सेम एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे थोड़ा इजी हो जाता है याद करना. So हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक से, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट एक्चुअली होती क्या है, लाइक अ काइंड ऑफ अ डेफिनेशन, हम ताकि स्टार्टिंग में लिख पाएं एक इंट्रो पार्ट में दैट व्हाट इज हीट थेरेपी एंड काइंड of that. So first of all, हीट क्या होती है हम बताएंगे इसी बसंत कुमार नंदा वाली बुक से. सो स्टार्ट करते हैं, राइट. सो हीट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कवर अप करती है पेन रिलीफ, स्पास्टिसिटी रिडक्शन, मसल्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स लीजन्स होते हैं उनके लिए हम हीट थेरेपी का यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट, ये जो होती है पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए काम आती है. लाइक कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी डिसऑर्डर या लीजन हुआ है, उसके सिम्टम्स को ये कम करती है, यानी कि हमें रिलीफ पहुंचाती है. सो हमारे पास दो टाइप की हीट होती है, दैट इज फर्स्ट इज मॉइस्ट हीट, सेकेंड इज ड्राई हीट. मॉइस्ट हीट में हमारा जो काम आता है वो काम आता है कंडक्शन और कन्वेक्शन से. तो द हीट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी टू पेशेंट अकर्स बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जिसमें हम मोस्टली आगे जो मोडालिटीज आएंगी हीट की वो यूज करेंगे, जैसे हॉट पैक्स एंड पैराफिन वैक्स बाथ. सो इसमें कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की हेल्प से हीट का ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट इज ड्राई हीट. ड्राई हीट में हम ट्रांसफर करते हैं हीट एनर्जी टू पेशेंट विच इज अकर बाय रेडिएशन, यानी कि रेज की हेल्प से हम हीट का ट्रांसफर करते हैं, ड्राई हीट का ट्रांसफर करते हैं. सो अब हमारे पास दो हीट है, दैट इज ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट. तो हमें पता होना चाहिए कि ड्राई हीट अच्छी है या मॉइस्ट हीट अच्छी है. तो हमें पता है कि जो मॉइस्ट हीट होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव है अदर देन ड्राई हीट, बिकॉज वो डीप पर पेनिट्रेट करती है हमारे टिश्यूज़ में एंड हमें एक अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देती है. सेकेंड जो बात है कि ये जो हम इंक्रीज ब्लड फ्लो टारगेट सेल्स में, बेसिकली जो भी हमारे टारगेटेड सेल है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है. एंड मोस्टली जब पेशेंट्स को दिया गया तो पेशेंट्स ने भी यही बोला कि हाँ मॉइस्ट हीट ज़्यादा इफेक्ट डालती है उनके टिश्यूज़ पर एंड उनके सिम्टम्स में. सो ऑल्सो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सर्कुलेशन को, ब्रिंग्स इन फ्रेश ब्लड एंड टेक्स अवे द वेस्टेज. एंड जो फ्रेश ब्लड होता है उसको लाती है और जो वेस्टेज होता है हमारी बॉडीज में ब्लड में उसको रिमूव करती है. टिश्यूज में जितने भी वेस्ट होते हैं उसको ये रिमूव करती है. व्हाट? मॉइस्ट हीट. ठीक है. सो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया हीट थेरेपी का, जो हम उसमें लिखेंगे कि किस लिए यूज होती है, क्या करती है, कितने टाइप की है एंड दोनों में से क्या अच्छा है. नेक्स्ट हम बात जो आते हैं वो करेंगे हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, जो है हमारा फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में पहला जो आता है सेलुलर इफेक्ट. सेलुलर इफेक्ट्स में सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हीट थेरेपी, जिसके लिए हमें ज़रूर पेपर में बताना होगा कि ये वाला पॉइंट बताएंगे तो डेफिनेटली हमें मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. सो फर्स्ट द पॉइंट इज वांट ऑफ लॉ. वांट ऑफ लॉ क्या बोलता है? लॉ स्टेट्स दैट एनी केमिकल चेंज एसिलेटेड बाय राइज ऑफ टेम्परेचर इज एसिलेटेड बाय हीट. जितने भी अगर केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होना चाहते हैं या हो रहे हैं वो और भी ज़्यादा एसिलरेट हो जाएंगे और ज़रूर होंगे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं हमारे टिश्यू को. सो मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज बाय अबाउट 13% फॉर ईच 1% राइज इन टिश्यू टेम्परेचर. सो अगर टिश्यू का टेम्परेचर हम 1% राइज करते जाएंगे तो हमारी जो बॉडी में चेंजेस हैं अबाउट 13% हमारे परसेंट रेट से हमारी की जो बॉडी के चेंजेस है वो होने लगेंगे. द इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म बीइंग ग्रेटेस्ट इन द रीजन वेयर मॉइस्ट हीट इज जनरेटेड. एंड जहां मॉइस्ट हीट जनरेट हुई है वहां पे जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होने लगेगा. एज अ रिजल्ट देयर इज एन एलिवेटेड टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस आउटपुट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. रिजल्ट फिर इसका क्या होगा जब हमने हीट दी कि टिश्यू की जो डिमांड है ऑक्सीजन की एंड फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारी बॉडी से निकल जाएंगे, वो बढ़ जाएंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर इफेक्ट एंड दिस मेनली इज वांट ऑफ लॉ, जो हमें ये बोलता है कि 1% अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टिश्यू का तो 13% चेंजेस हमारे बॉडी में आएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो बोलता है इफेक्ट्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ टिश्यू फ्लूइड, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो आ जाएगा इफेक्ट्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ टिश्यू फ्लूइड. इसमें क्या होता है, हीट हैज बीन फाउंड टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ
हीट क्या करती है, विस्कोसिटी जो ब्लड की होती है और लिम्फ की होती है उसको कम करती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो एंड लिम्फेटिक रिटर्न, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है एंड जो लिम्फेटिक रिटर्न है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में भी ये इफेक्ट डालती है। कैसे? द स्किन हीटेड, द सरफेस रेडन्स एंड ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड लीडिंग टू इंक्रीज इन अ ब्लड फ्लो। जब हमने हीट को प्रोवाइड किया तो जिसकी वजह से जो हमारी वेसल्स थी वो डायलेट हो जाएंगी, डायलेट होने की वजह से जो ब्लड है वो उसका फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये ब्लड को ऐसे इंक्रीज करती है फ्लो को। एंड ऑल्सो जब हीट हमने प्रोवाइड करी तो वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारी कैपिलरीज पे, आर्ट्रियोल्स पे एंड वेन्यूल्स पे, जिसकी वजह से वो भी डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो आएगा इफेक्ट्स ऑन कोलेजन टिश्यू। तो कोलेजन जो है मोस्टली मेल्ट करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, बट हमने जब उसको थेरापेटिकली रेंज में 40 से 45 डिग्री प्रोवाइड किया तो उसकी जो टिश्यू की कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है हीट प्रोवाइड करने से। ये हमने देखा। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेच इजीली वो टिश्यू हो जाता है, यानी कि उसकी स्ट्रेचिंग जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में 3 पॉइंट है। सबसे पहला सेलुलर में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल चेंजेस की। सो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है मसल टोन। मसल टोन ये बोलता है कि हीटिंग ऑफ द टिश्यू इज टू थेरापेटिक टेम्परेचर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ स्पाजम, कि अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो रिडक्शन कर देती है हमारे स्पाजम में। अगर कोई भी मसल में स्पाजम होता है तो हीट की हेल्प से वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे? ये हम आगे एक पेन गेट थ्योरी काइंड ऑफ आती है, उसमें आप टेंडन्स एंड गोल्जी टेंडन के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑल्सो एक पॉइंट है जिसकी वजह से भी मसल टोन पे अफेक्ट पड़ता है हीट देने से। सो होता क्या है कि हीटिंग ऑफ द स्किन रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड टेंशन इन मसल्स। हीटिंग प्रोवाइड करी जिसकी वजह से मसल में जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रोबेबली किसकी वजह से होती है? जो हमारे डेल्टा फाइबर्स एक्टिविटी होती है वो अफेक्ट करती है हमारे मसल स्पिंडर्स को, जिसकी वजह से जो पेन मसल की टोन होती है वो कम हो जाती है। सो रिड्यूसिंग टोन ड्यू टू लोकल प्रॉब्लम सच एज पेन वगैरह, इन सब की वजह से भी हमने देखा कि जो टोन है वो कम हो जाती है, मसल टोन कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में पेन रिलीफ की। तो पेन रिलीफ में कैसे अफेक्ट डालता है कि पेन में भी रिलीफ बाय रिड्यूसिंग सेकेंडरी मसल स्पाजम। एज वी नो पेन एंड स्पाजम एक विस्कस साइकिल फॉर्म करता है, इसमें भी हमारा जो पेन है दैट मीन्स इफ द स्पाजम इज रिलीव द पेन इज ऑटोमेटिकली रिलीव। तो ये चीज़ ये बताती है कि अगर स्पाजम कम हो गया, स्पाजम में हमें रिलीफ मिल गया तो डेफिनेटली हमें पेन में भी रिलीफ मिल जाएगा। तो हीट प्रोवाइड करने से हमें स्पाजम में रिलीफ मिलता है तो यानी कि हमें पेन में भी रिलीफ मिलता है। इसमें पेन गेट थ्योरी पे भी अफेक्ट डालता है, तो जब हम वो पढ़ेंगे हम तब उसमें देखेंगे कि कैसे ये हुआ। इसमें ऑल्सो एक बात बोली है कि हीट बाय इंक्रीजिंग द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ऑल्सो असिस्ट इन रिड्यूसिंग पेन। हीट क्या करती है? नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में भी अफेक्ट डालती है, उसमें चेंज कर सकती है। नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी एक्चुअली जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेन भी कम हो जाता है। सो अगर हमें पॉइंट इसको क्लियर लिखना हो तो हम लिखेंगे कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हीट, दैट्स वाई पेन रिलीफ हैपन्स। तो दिस इज लाइक फॉर पेन रिलीफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल परफॉर्मेंस की। सो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस में भी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो मसल की जो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस होती है वो भी हीट प्रोवाइड करने से अफेक्ट डालती है। कैसे? कि ये देखा गया कि एक्सरसाइज डन 2 आवर्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर एक्सरसाइज हीट प्रोवाइड करने के 2 घंटे बाद करी जाएंगी सो दे इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, तो वो मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिश्यू हीलिंग की। सो टिश्यू हीलिंग इज बेनिफिशियल इन द लेटर पार्ट ऑफ द इंजरी। अगर इंजरी के जो लेटर स्टेजेस होते हैं उसमें अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो टिश्यू की हीलिंग करता है। कैसे? ऑक्सीजन अपटेक बाय द टिश्यू एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। कैसे कि जो टिश्यू होता है उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर जाती है हीट प्रोवाइड होने से, एंड उसके बाद जो होता है वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड वेस्ट एक्टिविटी जो होती है उनकी वो इंक्रीज हो जाती है एंड वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम थर्ड हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की हेडिंग है सिस्टमिक इफेक्ट्स। इसमें हम बात करेंगे तो ये हमें ये बोलती है कि ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारे हाइपोथैलेमस वाले सेंटर पे। कैसे? हीटिंग इज एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग। अगर हीटिंग बहुत प्रोलॉन्ग और एक्सटेंसिव मतलब काफ़ी टाइम के लिए दी जा रही है
देन अ जनरल राइज इन अ कोर टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस। तो एक्चुअली जो जनरलाइज एक कोर टेम्परेचर में यानी कि पूरी बॉडी के कोर टेम्परेचर में जनरलाइज हमें देखा जाएगा। ब्लड हीट बाय लोकल टिश्यूज कैरीज हीट थ्रू आउट द सर्कुलेशन। जो ब्लड है वो थ्रू आउट द सर्कुलेशन उसकी ब्लड जो है थ्रू आउट द सर्कुलेशन से पूरा हीटेड ब्लड है तो वो सर्कुलेशन में मूव करता रहेगा एंड द हीट ऑन रीचिंग द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स। अब जो हीट हमारे ब्लड में जनरेट हुई थी वो सीधे हमारे हाइपोथैलेमस में जाएगी और हाइपोथैलेमस जो सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी, विच में अकर ड्यू टू द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। एंड ये अकर कैसे होगा? रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू ये अकर होगा, अराइजिंग फ्रॉम अ पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स और डायरेक्टली ड्यू टू द ब्लड प्रोन हीट स्टिमुलस। और ये कैसे अराइज दिखेगा हमें? जो हमारे पेरिफेरल वास्कुलर और थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी वजह से हमें शो होगा कि पूरी तरीके से हमारी बॉडी में एक हीट जनरेट हो चुकी है। तो ये सिस्टमिक इफेक्ट्स था हीट प्रोवाइड करने से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थेरापेटिक इफेक्ट्स की। सो इसके बेसिकली डायरेक्ट थेरापेटिक इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि हम इसको किस किस में यूज कर सकते हैं, यानी कि हम हीट को किस किस में यूज कर सकते हैं। सो हीट एक्चुअली पेन रिलीफ के लिए यूज की जा सकती है, स्टिफनेस के लिए, सेकेंडरी मसल स्पाज्म हो गया है तो भी हम हीट को यूज कर सकते हैं, क्रोनिक अर्थराइटिस कंडीशन है तो भी उसमें यूज कर सकते हैं, किसी को एक्यूट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्लोज्ड लॉक कंडीशन है उसमें भी यूज कर सकते हैं, पेन एंड मसल स्पाज्म ऑन पोस्टीरियर नेक एंड बैक उसमें भी हम दे सकते हैं, पेशेंट विद स्पॉन्डिलाइटिस उसमें भी हम हीट दे सकते हैं तो वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट की। सो बेसिकली हमारे पास इतने सारे मोडालिटीज़ हैं हीट की जब हम अपनी हीट को किसी को दे सकते हैं, तो इन तरीके से हम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पैराफिन वैक्स बात की। पैराफिन वैक्स विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 54 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको लिक्विड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम जेली के साथ कंबाइन करते हैं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 42 से 52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, विच इज गुड टेम्परेचर फॉर प्रोवाइडिंग अ थेरापेटिक इफेक्ट इन आवर बॉडी, हमारे टिश्यूज के लिए। सो इसका क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स बाथ कंटेन्स अ पैराफिन वैक्स एंड अ मिनरल ऑयल मिक्सचर इन द रेशियो 6:1 और 7:1। ऑल्सो एक रेशियो और है जो यूज किया जाता है, दैट इज 2:1:1, दैट इज 2 पार्ट्स ऑफ सॉलिड वैक्स, 1 पार्ट ऑफ लिक्विड पैराफिन एंड 1 पार्ट पेट्रोलियम जेली, ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई है वो ये है दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ पैराफिन वैक्स इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये जो स्पेसिफिक हीट होती है पैराफिन वैक्स की वो पानी से भी कम है, इसी की वजह से जो हमारा पैराफिन वैक्स है वो हीट लॉस जल्दी नहीं करता, उसमें हीट सस्टेन रहती है उतने टाइम तक जितने टाइम तक वो हमारी बॉडी में एक थेरापेटिक इफेक्ट दे पाए, मतलब उसमें जल्दी से जल्दी हीट लॉस नहीं होती। सो इसीलिए इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट जो बात की एक स्टेटमेंट में बोला गया है, एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वैक्स इज लेस देन दैट ऑफ वाटर इट देयरफॉर रिलीजेस लेस एनर्जी देन वाटर व्हेन कूलिंग। सो ये एक स्टेटमेंट जिसने वो चीज़ डिफाइन कर दी, राइट। नेक्स्ट जो बात बोली गई है वो बोली गई है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज स्लाइटली लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड देन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपर एक्सट्रीमिटीज। तो इसीलिए मोस्टली जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो हमारी ट्रीट की जाती है पैराफिन वैक्स बाथ से। अब हमारे जितने भी सारे छोटे छोटे हेडिंग्स आएंगी उसमें ये पैराफिन वैक्स बाथ कवर हो जाएगा। सो पहली हेडिंग आएगी टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, इसमें सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। सो हमने पहले हमारे वीडियो में भी देखा था कि ये बहुत सिंपल होती है, एक बार याद कर लो तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करेंगे हमारे पेशेंट को, कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करेंगे पेशेंट की, टेस्ट ऑफ सेंसिटिविटी चेक करेंगे पेशेंट की, ऑल्सो इफ उस पार्ट पे कोई ज्वेलरी वगैरह है तो हम वो भी रिमूव करेंगे। ऑल्सो हम देखेंगे कि कि पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की गई है। तो ये हमारी पेशेंट की प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपैरेटिस की प्रिपरेशन। तो जो टैंक हमारा है जिसमें पैराफिन वैक्स जो प्रेजेंट है इज कनेक्टेड टू द पावर प्लग, एक कनेक्ट रहेगी एंड द थर्मोस्टैट इज फिक्स टू मेंटेन द टेम्परेचर, एंड उसमें एक थर्मोस्टैट जो है वो एक प्रेजेंट रहेगा जो कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा 42 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसका वो मेंटेन रखेगा, जो कि हमारे थेरापेटिक इफेक्ट्स को देने के लिए यूजफुल टेम्परेचर है।
नेक्स्ट हमारी जो सब हेडिंग चल रही है इसमें वो आएगी एप्लीकेशन ऑफ विक्स ट्रीटमेंट। तो हमारे जो पैराफिन विक्स बाथ को हम 4 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा हमारा डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड इज कॉमनली सबसे कॉमन मेथड है फॉर द डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटी सच एज हैंड्स वगैरह के लिए हम डिपिंग मेथड को यूज़ करते हैं, एंड जो फीट होता है हमारा उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड द पार्ट इज इमर्स्ड फॉर अ सेकेंड और सो ऑन इन द वैक्स एंड देन इन विड्रॉल allowed and then in withdrawal and allowed to cool for 2 or 3 seconds. So basically इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें क्या करा, हैंड्स एंड फीट से जो हमारे लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं हमारी उनके लिए हमने इसको यूज़ किया। तो जब इसको यूज़ किया तो इसमें क्या करते हैं कि इसको हम उसमें डिप कर देते हैं हमारे वैक्स में, एंड डिप करने के बाद उसको फिर निकाल लेते हैं 2-3 सेकेंड्स के लिए, फिर उसके बाद उसको फिर डालते हैं। तो कम से कम हम इसको 6 से 7 बार इस सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो जो हमारा वैक्स है उसकी कम से कम 2 से 3 mm की एक थिक लेयर बन जाए उस बॉडी के पार्ट पे। और फिर उसके बाद द पार्ट इज देन पुट इनटू अ प्लास्टिक बैग और अ पेपर कवर एंड रैप्ड इन अ ब्लैंकेट और अ टॉवल टू लिमिट द रेट ऑफ हीट लॉस टू द एयर। सो उसके बाद हम उस पार्ट को टॉवल के साथ या फिर एक प्लास्टिक पेपर कवर से रैप कर देते हैं ताकि जो हीट लॉस है वो ना हो। इफ देयर इज अ प्रोवोकेशन ऑफ इडीमा द पार्ट शुड बी केप्ट एलिवेटेड। इडीमा ना हो जाए इसीलिए हम उस पार्ट को एलिवेट रखेंगे, लाइक ऐसे नहीं रखेंगे, उसको ऐसे रखेंगे। सो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स जब वो पूरा सॉलिड हो जाएगा वो पार्ट, वो एरिया, वो पैराफिन वैक्स बाद हम वैक्स को रिमूव करेंगे। turned into a glove of wax. The wax is removed and put inside the tank for use. वैक्स को रिमूव कर दिया 15 से 20 मिनट बाद और वापस से उसको उसी टैंक में हमने डाल दिया। ठीक है। नाउ सेकेंड मेथड इज ब्रशिंग। अब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हम डिप नहीं कर सकते तो उसके लिए हम ब्रशिंग यूज करेंगे। लाइक हमारा हिप, नी, एल्बो, शोल्डर, इन सब के लिए हम ब्रशिंग मेथड यूज करते हैं। सेम वही रहेगा। आफ्टर 2-3 mm थिकनेस ऑफ वैक्स इज पेंटेड, जब तक 2-3 mm की थिकनेस वो पेंट ना हो जाए जब तक पार्ट को करते रहेंगे हम ब्रशिंग, एंड उसके बाद उस पार्ट को कवर कर देंगे प्लास्टिक की शीट से। एंड सेम उसकी तरह सेम प्रोसीजर होगा कि 15 से 20 मिनट बाद उसको हटा देंगे और वापस से टैंक में डाल देंगे। थर्ड हमारा मेथड आता है हमारा पोरिंग मेथड। पोरिंग मेथड इज यूज फॉर नी एंड एल्बो, इनके लिए यूज किया जाता है जो कि जो पार्ट डिप नहीं हो सकते वही सेम हम उनके लिए इसको यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से इसको भी किया जाएगा। तो पार्ट जो है पर उसको एक पोजीशन ऐसी दी जाएगी कि वो पार्ट का जितना भी लाइक हमने जब पोरिंग की तो लाइक पोर ऐसे ऊपर से कर रहे हैं तो जो बचा हुआ सॉलिडिफाई है वो किसी बाउल में जाके चला जाए, मतलब किसी बाउल में गिरे वो। सो इसीलिए हम उस पार्ट को इस तरीके से पोजीशन देंगे। सेम उसी तरीके से वही होगा। 2 से 3 mm की लेयर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम प्लास्टिक से शीट एंड वो सब सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है रैपिंग। अब कुछ लाइक रैपिंग कैसे करते हैं कि बैंडेजेस जो होती है ऑफ सुटेबल साइजेस की, लाइक सपोज अगर यहाँ पे हमें रैपिंग करनी है तो इतने साइज की एक बैंडेजेस हम ले लेंगे एंड उन बैंडेजेस को हम ऑफ सुटेबल साइजेस और मैश एंड सोप्ड इन अ हॉट वैक्स, उनको हम वैक्स के अंदर डालते हैं। उसके बाद फिर से इस पर लगाते जाते हैं। तो ऐसे हम काफ़ी सारी वही सेम लेयर्स लगाते जाएंगे बैंडेजेस की। एंड आफ्टर रैपिंग द पार्ट इज कवर्ड विद सेम प्लास्टिक कवरिंग के साथ करेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स वही सेम चीज़ पार्ट वापस से उसमें फिर हम उसको डाल देंगे, जो हमारी वैक्स निकलती है वापस उस टैंक में डाल देंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है प्योरिफिकेशन ऑफ वैक्स बाथ की। उसकी प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं उस वैक्स बाथ की, वो आफ्टर द यूज द वैक्स नीड टू बी प्योरीफाइड पीरियडिकली, कि हर टाइम के बाद जो वैक्स है वो उसको क्लीन करना इज इम्पॉर्टेंट। तो द कंटेनर विद द वैक्स इज एडेड विद वाटर। जो कंटेनर जिसमें वैक्स प्रेजेंट होती है उसमें हम वाटर डालेंगे एंड द मिक्सचर इज हीटेड टिल द वैक्स इज मेल्टेड। मिक्सचर को हीट करेंगे जब तक वो जो वैक्स है वो मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट हो जाएगी कंप्लीटली, द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे कि वो बिल्कुल भी हिले ना, ताकि वो अनडिस्टर्ब छोड़ दिया एंड अलाउ टू कूल, और उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे जब वो कम्प्लीटली कूल हो जाएगा कि जो डर्ट है डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर वो बॉटम में जमा हो गई है एंड जो अच्छा हमारा वैक्स था वो ऊपर ऊपर आ गया है। तो हम उसको निकाल लेंगे एंड बाकी जो डर्ट है उसको हम रिलीज कर देंगे। ऐसे हमारा जो प्योरिफिकेशन है वैक्स बाथ का वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पैराफिन वैक्स बाथ के थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं, इसके 4 थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं। दैट इज अर्थराइटिक कंडीशंस। इन अर्थराइटिक कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब में हम
नेक्स्ट हम बात करेंगे थेरापेटिक इफेक्ट्स हमारे पैराफिन विक्स बाथ की। तो इसको हम 4 कंडीशंस में बेसिकली यूज कर सकते हैं। पहला अर्थराइटिक कंडीशंस, दूसरा पेन, तीसरा स्टिफ जॉइंट एंड फोर्थ इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसमें हम पैराफिन विक्स बाथ को यूज कर सकते हैं। बाकी जो इनका मेन अंदर का डिटेल था वो ऑलरेडी हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा कवर नहीं कर रही। नेक्स्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड डेंजर्स हैं हमारे पैराफिन विक्स बाथ के, सबसे पहले आता है ओपन वुंड की। ओपन वुंड अगर कंडीशन है, किसी को भी ओपन वुंड है, तो उसमें हम पैराफिन विक्स बाथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। सेकेंड इज किसी को भी स्किन इन्फेक्शन है तो भी हम ये नहीं देंगे। किसी की डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन है, मतलब किसी को हीट फील नहीं होती, कोल्ड तो कोल्ड फील नहीं होता, तो भी हम पैराफिन विक्स बाथ नहीं देंगे। नेक्स्ट इज इस्चेमिक कंडीशंस, उसमें भी हम नहीं देंगे। देन किसी को स्किन एलर्जी है तो उसको भी हम पैराफिन विक्स बाथ नहीं दे सकते। कुछ डेंजर्स हैं जो पैराफिन विक्स बाथ के देने से हो सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। पहला इज बर्न, कि कुछ ज्यादा ही किसी की सेंसिटिव स्किन है या डिफेक्टिव स्किन है तो उसको बर्न के चांसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए हमको प्रॉपर एग्जामाइन करते रहना पड़ेगा उस टाइम पे जब हम पैराफिन विक्स बाथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि उसको बर्न ना हो जाए पेशेंट को। नेक्स्ट कि जो वैक्स है वो फ्लोर पे ना गिर जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्लिपरी होती है, तो देयर आर चांसेस कि कोई भी गिर सकता है। किसी को एलर्जिक रिएक्शंस ना प्रोड्यूस कर दे हमारी जो वैक्स है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, वो भी एक डेंजर्स में आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैराफिन विक्स बाथ और हमारा हीट का स्टार्टिंग का चैप्टर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे बाकी की मोडालिटीज की हीट की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। टिल दैट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।